कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने प्राचीन भारत के क्रम में मौर्य साम्राज्य का पतन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लिए, ब्राह्मण साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लिए। आज हम लोग जो एक नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है वो नया चैप्टर। अब देखो, प्राचीन भारत में दो बार विदेशी आक्रमण हुए। ठीक है। एक बार कब होता है? मौर्य साम्राज्य से पहले, जिसमें ईरानियों ने और यूनानियों ने किए थे। फिर दूसरी बार कब होता है आक्रमण विदेशियों का? गुप्त वंश से पहले, या तो आप कह सकते हो ब्राह्मण साम्राज्य के बाद। ब्राह्मण साम्राज्य मतलब शुंग वंश या सातवाहन वंश के बाद जो होता है। तो जो पहले जो आक्रमण होता है मौर्य साम्राज्य से पहले, इसमें ईरानी लोग करते हैं। ईरानी लोग कौन? वही ईरानी जिसने ईरान का 20वां प्रांत बनाया था पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके, और वहीं से 360 टैलेंट की प्राप्ति हुई थी। और उसका नाम क्या था? तो डेरियस या दारा प्रथम। इसने 516 बीसी में आक्रमण किया था। ईरानी का था एक शासक डेरियस प्रथम, या उसको हम दारा प्रथम भी बोलते हैं। और यूनानी कौन था? तो सिकंदर, इसने आक्रमण किया था। फिर जब दूसरी बार जो आक्रमण होता है वह गुप्त वंश से पहले आप मान सकते हो, या तो मौर्य साम्राज्य के बाद। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो कौन से आक्रमणकारी हैं विदेशी आक्रमणकारी? एक तो हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। ये लोग आक्रमण करते हैं। और आप लोगों को इनका क्रम भी याद होना चाहिए, क्वेश्चन क्रम से भी बन जाता है। तो आज हम लोग इन्हीं से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए हिंद यूनानी, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी पहलव, ऑप्शन डी कुषाण। अगर आप लोग ये चैप्टर कर चुके हैं तो आप लोग एज अ टेस्ट भी ले सकते हैं, अपनी देख सकते हैं कि हमको इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं, हमारे इसमें कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो ऑप्शन ए हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाईं। और हिंद यूनानियों ने बहुत से कार्य किए, जैसे हिंद यूनानियों के ही सिक्कों पर सर्वप्रथम काल का निर्धारण या राजा का चित्र या नाम की जानकारी मिलती है। इन्हीं के सिक्कों पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसके सिक्कों पर सर्वप्रथम काल का निर्धारण या राजा के चित्र या नाम की जानकारी मिलती है। और हिंद यूनानियों ने ही गांधार कला का विकास किया पश्चिमोत्तर भारत की तरफ। और जो इनकी जो कला थी वो हेलनिस्टी आर्ट होती है, और गांधार कला जो है वो हेलनिस्टी आर्ट का ही एक उदाहरण है। और जो गांधार कला है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधार कला किन कलाओं के मिश्रण से बनी है, किन शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो भारतीय शैली प्लस यूनानी शैली का मिश्रण है हमारी गांधार कला। और हिंद यूनानियों ने ही नाटकों में पर्दा प्रचलन स्टार्ट किया था, जिसे यवनिका भी बोलते हैं। पर्दा को क्या बोलते हैं? यवनिका भी बोलते हैं। ये वही सब लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लेना या आप लोग इसके नोट्स बना लेना। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी सीथिया, ऑप्शन सी एरिया, ऑप्शन डी जेड्रेसिया। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बैक्टीरिया। ईसा दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो वह राज्य किसका था? बैक्टीरिया का था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो विदेशी आक्रमण हुआ है वो सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही किया है। और हिंद यूनानियों में बैक्टीरिया का शासक डेमेट्रियस ने किया था। ये ध्यान रखना, किसने किया था? बैक्टीरिया का शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने ही पंजाब और सिंध पर
पंजाब और सिंध पर आक्रमण किया था, यानी कब्जा कर लिया था। और इसी ने, किसने, डेमेट्रियस ने साकल को अपनी राजधानी बनाया था। किसे बनाया था? साकल को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और जो डेमेट्रियस था वह कहाँ का राजा था? तो बैक्टीरिया का शासक था। डेमेट्रियस कहाँ का शासक था? बैक्टीरिया का। ये भी ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ये जो सीथिया, एरिया, जेड्रेसिया, ये भी हिंद यूनानी ही हमारे शासक थे। हिंद यूनानी ये भी शासक थे हमारे। नेक्स्ट, निम्न में से किस हिंदू यूनानी शासक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ऑप्शन ए मिनांडर ने, ऑप्शन बी डेमेट्रियस ने, ऑप्शन सी डियोडोट सेकंड ने, ऑप्शन डी बी और सी दोनों ने। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो ये भी ध्यान रखना, किससे ली थी? नागसेन ने। नागसेन, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए नागा अर्जुन भी दे दिया जाता है। तो ये नागा अर्जुन नहीं लगाना है, नागसेन लगाना है आपको। नागसेन से ही मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और मिनांडर और नागसेन दोनों के संवाद एक पुस्तक में हैं, और उस पुस्तक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। तो ये भी ध्यान रखना है। कौन सी पुस्तक का नाम है? मिलिंद पन्हो। इसमें मिनांडर और नागसेन दोनों के संवाद हैं, और यह एक पाली ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? पाली, वेस्ट पाली। ये ध्यान रखना आप लोग, पूछा जाता है एग्जाम में। और जिसका अर्थ क्या होता है मिलिंद पन्हो का? मिलिंद के प्रश्न, ये इसका अर्थ होता है। और पुष्यमित्र जो शुंग था, आपने ब्राह्मण साम्राज्य में पढ़ा था, पुष्यमित्र शुंग, उसने मिनांडर को पराजित किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शकों की कितनी शाखाएं थीं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए शकों की जो थी 5 शाखाएं थीं। अच्छा, ये शक कौन थे? तो शक जो थे यह मध्य एशिया की एक जनजाति थी, जो भारत में चारागाह की खोज करते करते ये लोग भारत में आए। और जब ये लोग भारत में आए तब ये कबीलों में बट गए, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रहने लगे, जिसके कारण इनकी 5 शाखाएं हुई। तो वो 5 शाखाएं कौन कौन सी है? तो प्रथम शाखा इनकी अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा इनकी पंजाब में, तीसरी शाखा इनकी मथुरा में हुई, और चौथी शाखा इनकी पश्चिम भारत में हुई, और 5वीं शाखा इनकी कहाँ पे हुई? तो ऊपरी दक्कन में। और जिस शाखा ने सबसे अधिक समय तक शासन किया वह इनकी चौथी शाखा थी, पश्चिमी भारत में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी ऐरण अभिलेख, ऑप्शन डी देवपाड़ा अभिलेख। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए गिरनार अभिलेख। सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया जो अभिलेख है वह गिरनार अभिलेख है। और यह गिरनार अभिलेख किसका है? तो शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन जो था वो संस्कृत का ज़्यादा प्रेमी था। इसने ही सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख लिखा। और गिरनार अभिलेख को ही हम क्या बोलते हैं? जूनागढ़ अभिलेख। तो ये दोनों एक ही नाम है। गिरनार अभिलेख को हम क्या बोलते हैं? जूनागढ़ अभिलेख। और इस अभिलेख की भाषा क्या है? तो यह इनकी भाषा है प्राकृत। ये ध्यान रखना आप लोग, क्या भाषा है? प्राकृत। और ये देवपाड़ा अभिलेख ये क्या है? तो ये बंगाल शासक विजय सेन का है, देवपाड़ा अभिलेख। और ऐरण अभिलेख में हमें क्या मिलता है? सती प्रथा का पहला प्रमाण ऐरण अभिलेख में मिलता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। और जो ये हमारा मंदसौर अभिलेख है, कौन सा? ऑप्शन बी नंबर पे मंदसौर अभिलेख। इससे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है हमें मंदसौर अभिलेख से। अच्छा, एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाता है कि सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गिरनार अभिलेख। और एक दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना
किसके अभिलेख में मिलता है? तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब इसका आंसर हो जाएगा रुद्र दामन। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग ये दोनों क्वेश्चन, और ये दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पहला तो क्वेश्चन लिख दिया हमने, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्र दामन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये वही सब लिखा हुआ है, आप लोग इसको बाद में नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? ऑप्शन ए प्राचीन वैदिक कला थी, ऑप्शन बी गांधार कला, ऑप्शन सी मौर्यकालीन कला, ऑप्शन डी गुप्त कला। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी गांधार कला। जो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था वह गांधार कला थी। और ये गांधार कला किसका मिश्रण थी? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पीछे बता दिया गया है। भारतीय शैली और यूनानी शैली का मिश्रण थी। और एक क्वेश्चन बनता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो यह पाकिस्तान में पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और इनके बारे में तो पढ़ा ही दिया है। गुप्त कला, मौर्यकालीन कला। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 78 ईस्वी, ऑप्शन बी 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 56 ईसा पूर्व। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है? विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ। उज्जैन के एक राजा थे, उज्जैन के एक स्थानीय राजा थे, तो उन्होंने शकों को पराजय करके भारत के बाहर खदेड़ दिया, और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने विक्रम संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया? विक्रम संवत। और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने धारण की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और ये विक्रमादित्य की उपाधि कितने? 14 तक ये पहुंच गई थी संख्या इनकी विक्रमादित्य की। और सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के शासक थे चंद्रगुप्त, ये सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन ए गुप्त काल में बनाई गई, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन ये है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किसके काल में बनाई गई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है कुषाण काल। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। और कनिष्क के सिक्कों पर कुषाण काल, और कुषाण काल में कनिष्क के सिक्कों पर यूनानी ढंग से, किससे? अगर यूनानी ढंग की बात आती है तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई, और भारतीय ढंग की बात आती है तो बुद्ध की बैठी प्रतिमा बनाई गई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर यूनानी ढंग की बात आती है कि यूनानी ढंग से, तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है, और भारतीय ढंग से तो बुद्ध की बैठी प्रतिमा है। और ये किसके सिक्कों पर थी? तो ये कनिष्क के सिक्कों पर थी। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस। ये भी आप लोग ध्यान रखना। और कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर और पेशावर। पुरुषपुर पेशावर एक ही होता है। और कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? तो वह मथुरा थी। और मौर्य काल के बारे में तो पढ़ाई दी है। इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त। और इसका अंतिम शासक कौन था मौर्य काल का? तो बृहद्रथ। ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना इंगित करें। मतलब कनिष्क के समकालीन कौन कौन से थे इनमें से? अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कंबन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए फर्स्ट और फोर्थ समकालीन थे कनिष्क के, बी में सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकंड, डी उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड, अश्वघोष
और वसुमित्र, ये दोनों कनिष्क के समकालीन थे। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो दोनों थे ये बौद्ध दार्शनिक थे। ये आप लोग ध्यान रखना, कौन थे ये? बौद्ध दार्शनिक थे। और इनके अलावा भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, जैसे नागार्जुन और चरक, ये इनकी राज्यसभा के रत्न थे। कौन? नागार्जुन और चरक, ये इनकी राज्यसभा के रत्न थे। ये भी आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? शून्यता का। किसने दिया है? नागार्जुन ने। और इनकी एक रचना भी है, ध्यान रखना आप लोग, माध्यमिक सूत्र। तो माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है? तो वह नागार्जुन की रचना है। और कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में है। वहाँ चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये वसुमित्र थे। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन शल्य चिकित्सा के जनक थे? ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी सुश्रुत। ये चरक यो शल्य चिकित्सा के जनक थे और इनकी रचना क्या थी? तो सुश्रुत संहिता इनकी रचना थी। किसकी रचना थी? सुश्रुत की। और ये शल्य चिकित्सा के जनक थे। कौन? सुश्रुत। और वसुमित्र, इनकी रचना कौन क्या है? तो महाविभाग सूत्र, ये वसुमित्र की रचना है, जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश क्या कहलाता है? महाविभाग सूत्र। तो ये ध्यान रखना है। और चरक ने भी एक बुक लिखी है और इनकी बुक का क्या नाम है? चरक संहिता, जो कि यह कनिष्क का राजवेद भी था। राजवैद्य किसका था? राजवैद्य। तो यह कनिष्क का राजवैद्य था। कौन? चरक था। और नागार्जुन, इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, नागार्जुन को। तो ये आप लोग ध्यान रखना। और एक अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी है। किसने लिखी है? अश्वघोष ने, जिसे हम लोग बौद्धों का रामायण भी कहते हैं। और इनके अलावा अश्वघोष की अन्य रचनाएं हैं, जैसे सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण और सूत्रालंकार। ये सौंदरानंद के बाद कॉमा लगा लेना। और सारीपुत्र प्रकरण ये एक ही है और सूत्रालंकार ये अलग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। ऑप्शन ए इंडो ग्रीक ने, ऑप्शन बी कुषाणों ने, ऑप्शन सी शकों ने, ऑप्शन डी प्रतिहारों ने। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। और इंडो ग्रीक, इन्होंने ही सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन किया था। ये तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो इंडो ग्रीक थे इन्हीं को हम हिंदी यूनानी कहते हैं, और इन्हीं को हम इंडो ग्रीक कहते हैं, और इन्हीं को हम यवन राजा कहते हैं। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं इंडो ग्रीक के, हिंदी यूनानी और यवन, और तीसरा ये इंडो ग्रीक है। तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं इंडो ग्रीक ने चलाई, और नियमित रूप से किसने चलाई? तो ये किसने चलाई? कुषाणों ने। तो ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या क्या फैक्ट है। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम हिंदी यूनानियों ने और इंडो ग्रीक और यवन, ये तो तीनों एक ही हैं, इन्होंने चलाए। इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो कुषाण राजाओं को जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। जब कुषाण का व्यापार रोम और पश्चिम देशों में फैलता है तो उन्हें एक निश्चित प्रकार के सिक्कों की जरूरत हुई। कुषाण राजाओं ने विभिन्न आकार प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए थे। सामान्य घरेलू व्यापार के लिए उन्होंने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ये ध्यान रखना आप लोग। उनकी स्वर्ण
उनकी जो स्वर्ण मुद्रा थी, किनकी, कुषाणों की जो स्वर्ण मुद्रा थी, उनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा से अधिक थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। मतलब ये कहा गया है कि जो स्वर्ण सिक्के थे वो सबसे पहले किसने चलाए, इंडो ग्रीक या हिंदी यूनानियों ने चलाए स्वर्ण सिक्के, ये बात ध्यान रखना। और जो नियमित और प्रचलित रूप से किसने चलाए, तो वह कुषाणों ने चलाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? ऑप्शन ए बिम कड़फिसेस, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हुविस्क। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी कनिष्क। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क। पीछे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये बिम कड़फिसेस कौन था? तो इसके सिक्कों पर शिव और नंदी के चित्र मिलते हैं। शिव और नंदी के चित्र किसके सिक्कों पर मिलते हैं? तो बिम कड़फिसेस के सिक्कों पर। और वासुदेव यह कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कौन था अंतिम शासक कुषाण वंश का? वासुदेव, यह ध्यान रखना। और ये हुविस्क कौन था? तो ये कनिष्क का उत्तराधिकारी हुआ। कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुविस्क। ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ऑप्शन ए बिम कड़फिसेस, ऑप्शन बी कुजुल कड़फिसेस, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बिम कड़फिसेस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। अब देखो, अगर यहाँ पे वंशों के नाम होते तब तो हम कुषाण वंश लगा देते हैं, और अगर ये नाम दिए गए हैं तो नाम में हम लोग बिम कड़फिसेस लगाएंगे। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया गया, तो बिम कड़फिसेस ने ही सबसे पहले सिक्के चलाए थे। और ये कुजुल कड़फिसेस कौन था? तो ये कुषाण वंश का संस्थापक था। कुजुल कड़फिसेस यह कुषाण वंश का संस्थापक था। और कुजुल कड़फिसेस का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिम कड़फिसेस। ये आप लोग ध्यान रखना। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, जो भी लोग नए हों। धन्यवाद।